नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चाणक्य परी पर। हमारे एमपी में अब आपको पता ही है कि एमपी एसआई और एमपी पटवारी साथ में ही जो है जेल उप निरीक्षक और वन रक्षक की भर्ती आने वाली है। तो उन सब में जो जनरल हिंदी का हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमपी एसआई में 70 नंबर की हिंदी आती है, तो वहीं पटवारी में और वन रक्षक में 20-20 नंबर की हिंदी आती है। तो हम जो है हिंदी के जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है एमपी एसआई के लिए, उनकी शुरुआत कर रहे हैं आज से। क्योंकि हमारे एमपी की एग्ज़ाम में हर साल 4 या 5 क्वेश्चन, एमपी की हो या किसी भी स्टेट की, 4 या 5 क्वेश्चन तो इसमें रिपीट होते ही होते हैं। तो हम देखते हैं हमारे प्रश्न और हमको एक नज़रिया भी पता चल जाएगा कि किस तरह का पेपर आता है। तो शुरू करते हैं हम हमारा ये वीडियो और चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है 9 बजने को 10 मिनट है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। 9 बजकर 10 मिनट है, 9 बजने में 10 मिनट है, यह 9 बजने में 10 मिनट है, यह 9 बजने पर 10 मिनट है। तो इसका जो हमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 बजने में 10 मिनट है। तो 9 बजने में 10 मिनट है, हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि यह 9 बजने में 10 मिनट नहीं, यह मिनटें हैं। और यह 9 बजकर 10 मिनट है, ये नहीं होगा। और ये 9 बजने पर 10 मिनट है, ये भी गलत हो जाएगा। हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है हमारा, कपिश और कपिश का अर्थ बताना है हमें। तो जो कपिश होता है इसका अर्थ होता है मट मेला, और जो ये कपिश होता है इसका अर्थ होता है बंदर। तो इसका जो है हमारा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें छोटी ई की जो मात्रा है उसका होता है मट मेला और बड़ी की मात्रा वाला होता है बंदर। ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पेड़ों पर मीना बैठी है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो पेड़ों पर मैना बैठी है, इस वाक्य का शुद्ध रूप बताना हमें। तो पेड़ पर मैना बैठी है, या पेड़ों पर मैना बैठे हैं, या पेड़ों पर मैनो बैठी है, या पेड़ों में मैना बैठी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पेड़ पर मैना बैठी है। तो इसका सही आंसर देखिए, पेड़ पर मैना बैठी होगा। अगला ऑप्शन प्रश्न है हमारा, छंद का नाम बताना है यहाँ पर। तो इस हमें लाइन दे रखी है इसने, कोऊ पापही पंचत्व प्राप्त सुनी जगमन धावत, बनी बनी बावन बीर बढ़त चौंचत मचावत, पय तकी ताकी लोत त्रिपथ गा के लट लावत, 9 2 11 होत 3 5 ही बिसरावत। तो इसमें जो हमें छंद बताना है, तो जो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, सोरो और उल्टा दो। यानी कि जो सोरठा और रोला छंद होते हैं उसमें 11 13 की यति से 24 मात्राएं होती है, ये याद रखिएगा, सोरठा और रोला दोनों में। और जो दोहा होता है उसमें 13 11 की होती है। इसलिए सोरो और उल्टा दो, क्योंकि सोरो में 11 13 और दोहा में उल्टा होती है 13 11 की। तो इसमें हम लाइन गिन लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसमें दे रहा है कि तो 3 मात्रा हो रही है, 2 को ओ की और 1 ऊ की, 2 3, और यहाँ पर 4 5 6 7 और 8 9 और 10 11, ये 11 यहाँ पर हो रही है। और इसमें देख लेते हैं, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10 11 और 12 13, ये 11 13 की यति से हो रहा है। तो इसमें रोला छंद हो जाएगा, हमारा ऑप्शन है हो जाएगा। ये याद रख लीजिएगा, सोरो और उल्टा दो तीनों छंद की याद हो जाएगी। सोरठा और रोला में 11 13 की यति है, और उल्टा दो यानी दोहा में 13 11 की यति है। इसका हमारा रोला छंद सही हो जाएगा। अगला है, देश निकाला का सामासिक विग्रह क्या होगा। जो देश निकाला होगा उसका जो सामासिक विग्रह बताना है हमें। तो इसका जो समाजी हो जाएगा, देश से निकाला हो जाएगा, देश निकाला। क्योंकि इसका जो सही आंसर ऑप्शन 4 होगा। इसका ये देश का निकाला नहीं होगा, देश निकाला यानी देश से निकाल देना। तो ये जो हमारा होगा इसमें तत्पुरुष समास होगा। और तत्पुरुष समास कौन सा होगा, आपको कर्ता जो याद ही होंगे, तो उसका जो है कर्ता ने कर्म को करण से वाला, तो इसमें करण तत्पुरुष होगा। कौन सा होगा, करण तत्पुरुष, क्योंकि करण की पहचान क्या होती है, से। और इसका क्या दे रखा है, देश से निकाला, तो करण तत्पुरुष हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संक्षिप्तीकरण करते समय संक्षिप्तता एवं खालिस्तान को बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यकता होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रवाहात्मकता। यानी कि जब आपको संक्षिप्तीकरण कहा जाता है तो उसमें एक संक्षिप्त तो करना ही है आपको पैराग्राफ को, साथ में उसमें एक प्रवाहात्मकता भी आनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो राष्ट्रभाषा केवल राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, राष्ट्रभाषा संपूर्ण मानव का प्रतिनिधित्व करती है, राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, या राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करती। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन जो है तीसरा सही हो जाएगा, कि राष्ट्रभाषा जो है वो संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो आप सभी को पता है कि वैकेंसी को रिक्ति में अंग्रेजी कहते हैं।
तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो ये है वैक्यूम का जो हो जाता है वो निर्वात सही हो जाएगा, वैक्यूम का निर्वात सही हो जाएगा। आपको हमारे MPSI की एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन जो आपके पारिभाषिक शब्दावली होती है उससे आता ही आता है। तो हम ऐसा करेंगे कि एक वीडियो टोटली पारिभाषिक शब्दावली का ही बना देंगे जिसमें सारी पारिभाषिक शब्दावली आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं। तो सारी पृथ्वी के राजा को चक्रवर्ती कहा जाता है। जैसे आपने पहले सुना होगा चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो उन्हें चक्रवर्ती बोला जाता था, सारी पृथ्वी के राजा को चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है सर्प का पर्यायवाची बताओ। तो जो भुजंग होता है वो सर्प का पर्यायवाची होता है, तो हमारा ऑप्शन एक सही हो जाएगा इसका, भुजंग। अगला प्रश्न है सिने एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित हुई थी। तो सिने एक्सप्रेस जो है इंदौर से प्रकाशित हुई थी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, चौथा हमारा। अगला है आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। आईना यानी कि जो हमारा आईना होता है उसे खड़ी भाषा में क्या बोलते हैं, तो उसे शीशा और दर्पण कहा जाता है। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है हमारा औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। तो औचट को खड़ी बोली में आवश्यकता से ज़्यादा कहते हैं, जो हमारा इसका आंसर डी सही हो जाएगा, औचट का। अगला है वृत्ति अथवा मजदूरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। ये देखिए पारिभाषिक शब्दावली का एक और प्रश्न डबल रिपीट हो गया है। वृत्ति अथवा मजदूरी को वेज कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला है वह देर में सोकर उठता है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। वह देर में सोकर उठता है, इस वाक्य का शुद्ध रूप आप सबको पता है कि वह देर से सोकर उठता है, ये होगा। तो जो इसका है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा कि वह देर से सोकर उठता है। अगला है बच्चे बूढ़े किस युग्म के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चे और बूढ़े जो है विलोम के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये सार्थक निरर्थक तो है नहीं, पर्यायवाची भी नहीं, बच्चे का पर्यायवाची बूढ़ा तो हो नहीं सकता। तो ये जो है बच्चा और बूढ़ा जो है एक दूसरे के विपरीत है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है रस का नाम बताना है। हमारे पास दोहा दे रखा है, उसमें रस का नाम बताना है। बिंद के बासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुने बे मुनि वृंद सुकार। तो इसमें जो है आपको पढ़कर जो है हास्य रस की अनुभूति हो रही है, तो इसका आंसर हास्य रस होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है इसमें भी हमें रस का नाम बताना है। जथा पंक बिनु खग अति दीना मणि बिनु फन करीबर करहीना असमम जीवन बंधु बिनु तो ही जो जड़ देवी जियाव मोहित। तो इसमें जो करुण रस हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि करुणा का भाव आ रहा है इसमें, करुण रस सही हो जाएगा। अगला है कर का अर्थ है। तो कर के अर्थ बताना है हमें। तो कर का अर्थ होता है एक तो हाथ और किरण होता है, एक टैक्स भी होता है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हाथ किरण और टैक्स। अगला प्रश्न है आदि का अर्थ है। तो आदि का जो अर्थ होता है वो प्रथम होता है, ऑप्शन ए चौथा सही हो जाएगा। अगला है आदि अंत किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं। तो जो आदि और अंत जो है वो विलोम युग्म के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि आदि का अर्थ होता है प्रथम या शुरुआत, और अंत का होता है मतलब खत्म हो गया, लास्ट, इसके पीछे कुछ नहीं है। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। तो जो साहित्य गुंजन नाम की साहित्यिक पत्रिका है ये इंदौर से प्रकाशित होती थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 4 मासों का समूह समस्त पद क्या होगा। तो 4 मासों का समूह का समस्त पद हो जाएगा चौमासा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है हमारा 4 पैरों वाले को इनमें से क्या कहा जाते हैं। तो 4 पैरों वालों को इनमें चतुष्पद कहा जाता है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चिरंतन का विलोम शब्द बताना है हमें। जो चिरंतन का विलोम शब्द नश्वर हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारा चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाक्य का नाम बताओ। रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है। रमेश ने बताया कि आ रहा है, तो यहाँ पर मिश्रित वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य के लिए क्या चाहिए, संयुक्त वाक्य के लिए किंतु, परंतु ये आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है, लेकिन ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा। अगला है इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। तुम बाहर गए और वह रोने लगा। इसको संयुक्त वाक्य में मतलब सरल वाक्य में बदलना है, तो इस और को हटाना पड़ेगा यहाँ से।
तो इसका हो जाएगा तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। तो इसका जो ऑप्शन सी से हो जाएगा। याद रखिए दोनों सेम है, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इसका और इसका है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जल्दी जल्दी में आप ये गलती ना कर बैठे, क्योंकि इसमें एक मात्रा हिंदी है, ये यहाँ पर एक मात्रा की गलती से भी आपको एक नंबर कट सकता है, और एक नंबर भी आपको पता है कि कंपटीशन एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए कितना ज़रूरी है। तो ये यहाँ बाहर है और ये यहाँ बाहर हो गया है, तो ये बहुत अर्थ ही चेंज हो गया इस वाक्य का। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। अभी मैंने बताया था आपको संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है, किंतु परंतु वाली। तो इसने क्या लिख रखा है, कठोर बनकर भी सहृदय बनो, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो इसको ये परंतु इसमें आ रहा देखिए, और किसी में नहीं। तो हमको कुछ नहीं करना, आँख बंद करके लगा दो ऑप्शन 1। तो कठोर बनो परंतु सहृदय बनो, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। अगला प्रश्न है, अलंकार का नाम बताना है इसमें। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जली गए गए निशाचर बाग। तो इसमें आप सबको पता है अतिशयोक्ति अलंकार हो रहा है, क्योंकि ये क्या करे, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, कि हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लग गई, उससे पहले ही लंका सारी जली गई और राक्षस सारे भाग गए, यानी निशाचर बाग। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत बोल रहा है, अतिशयोक्ति हो रही है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है हमारा, अलंकार का नाम बताओ। प्रिय प्रवास की बात चलत ही, सुखी गयाति ये कोमल घात। तो इसमें भी वो अतिशयोक्ति अलंकार हो रहा है, क्योंकि जबकि उसके प्रिय की बात की गई तो बात चलते ही वो सूख गया, तो ये तो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन खाली स्थान और शब्द चयन में विशेष ध्यान देने से कविता भाव संप्रेषण में सहायक होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अलंकारों के सार्थक प्रयोग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अलंकारों के सार्थक प्रयोग और शब्द चयन में विशेष ध्यान देने से कविता का भाव संप्रेषण में सहायक होती है। अगला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प चुनना है हमें। रस खालिस्तान ब्रह्म है, तो रस जो है आनंद स्वरूप ब्रह्म है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प चुनना है। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को कहते हैं, तो इसको वाचिक अनुभाव कहते हैं, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प चुनना है। काव्य कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कलात्मक रूप हो जाएगा, ऑप्शन है। जो कि काव्य या कविता में पद्य में है, कलात्मक रूप में उसका वर्णन किया जाता है, तो मनोभाव को अभिव्यक्त किया जाता है। अगला है हमारे पास, पल्लवन में सूत्र वाक्य विचार या भाव को मात्र विस्तार दिया जाता है, मात्र विस्तार दिया जाता है, और मात्र विस्तार नहीं दिया जाता, और मात्र विस्तारा दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ सेम है यहाँ, लेकिन मात्रा विस्तार दिया नहीं जाता है, सिर्फ मात्र विस्तार दिया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, पल्लवन सामान्यतः में ही किया जाता है। तो पल्लवन जो है सामान्यतः गद्य भाषा में किया जाता है, ऑप्शन इसका तीसरा सही हो जाएगा, गद्य भाषा। अगला प्रश्न है, संक्षिप्तीकरण करते समय अलंकृत शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अलंकृत शैली का प्रयोग करना चाहिए, भाग संतुलन करना चाहिए या भार संतुलन करना चाहिए। तो इसका जो होगा, संक्षिप्तीकरण से हमें अलंकृत शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काव्य की पहचान है अलंकृत शैली का प्रयोग, इसमें अलंकृत शैली का प्रयोग नहीं करना है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञान की किसी विशेष विधा कार्य क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को कहा जाता है, तो इसको पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। ये देखिए तीसरा प्रश्न आ गया इस पारिभाषिक शब्दावली से, इस बार तो इसकी सिर्फ परिभाषा ही पूछ ली है, तो पारिभाषिक शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है। चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को कहते हैं, तो इसे मुक्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुक्तक, चमत्कार की क्षमता रखने वाले को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक नहीं होता है, तो इसका जो विविधता और विस्तार नहीं होता है खंड काव्य में, तो हमारा जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो विविधता और विस्तार नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाथी का पर्यायवाची बताना है हमें, तो हाथी का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन सी जो है मतंग हो जाएगा, हाथी का पर्यायवाची। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है, तो इनमें से जो है काव्य गुण जो है ऑप्शन सी जो है वो कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द ओड़ा प्रत्यय से बना है? तो इसमें से जो ये हंसोड़ा जो है वो ओड़ा प्रत्यय से बना है, ये याद रखिए, क्योंकि इसका जो हो जाएगा वो हंसोड़ा है, और इस हंसोड़ा में फ़र्क है कि इसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं है। लेकिन अगर इस चंद्र बिंदु को हटा लेते हैं हम यहाँ से तो ये ऐसा बनेगा। लेकिन अगर इसमें से ओड़ा प्रत्यय अलग कर देंगे तो इधर हंस बचता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, लेकिन इधर सिर्फ हंस बचेगा, तो हंस का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा, हंसोड़ा। आप ये याद रखिए, प्रत्यय और उपसर्ग अलग जरूर कर लिया जाएगा, लेकिन ये देख लीजिएगा उपसर्ग और प्रत्यय करने के बाद जो शब्द बचता है उसका कुछ अर्थ होता है या नहीं होता है। अगर कुछ अर्थ होता है तो ही वो उपसर्ग प्रत्यय आपने सही निकाला। लेकिन अगर आपने बेमेल निकाल दिया, जैसे कभी यहाँ हंसोड़ा में से आप ओड़ा निकाल देते हैं और यहाँ बचा जाता है सिर्फ हंस, तो ये हंस क्या होता है? ये तो कुछ शब्द नहीं है। और लेकिन यहाँ से हंसोड़ा निकाल देंगे हम तो ये जो है यहाँ पर हंस बचेगा। तो हंस क्या, एक पक्षी का नाम है, तो ये यहाँ पर ये सही होगा हमारा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द गार प्रत्यय से बना है? तो यहाँ पर देख ही रहा है ये मददगार बना है। मदद अलग, गार अगर प्रत्यय निकाल देंगे तो मदद बचेगा, और मदद किसी की मदद करना क्रिया है एक, तो मददगार हो जाएगा। अगला है ठोस का विलोम बताना है। तो ठोस का जो विलोम होगा वो तरल हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोली किसकी इकाई है? तो जो बोली है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा हमारा। अगला है, वाक्य भेद के आधार पर वाक्य का नाम बताओ। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी। अभी मैंने कहा था परंतु, किंतु, यदि वाला जो आ जाए ये संयुक्त वाक्य होगा, तो ये संयुक्त वाक्य होगा, ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा, संयुक्त वाक्य है ये। अगला है, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सटीक मुहावरा बताइए। बहुत अधिक परिश्रम करने वाला, तो इसका जो हो जाएगा वो हमारा आंसर कोल्लू का बैल हो जाएगा। केलू का बैल का अर्थ होता है मुहावरे का बहुत अधिक परिश्रम करने वाला। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। राम उससे जब पुस्तकें मांगने लगा तो वह आनाकानी करने लगा, तो हमारा ऑप्शन इसका भी तीसरा हो जाएगा, आनाकानी। जैसे देखिए कानाकानी, ये सब शब्द आपको ऐसे आएंगे आसपास में मिलते जुलते, अगर आप ध्यान लगा के आँख खोल के नहीं पढ़ेंगे उनको तो आपसे मिस्टेक हो जाएगी। अब इसमें आनाकानी में कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ कनी है और यहाँ कानी है। अगर आप जल्दी में पढ़ेंगे तो आपको वो दिखाई नहीं देगा, इसलिए ध्यान से करिएगा। हमारा चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक सही मुहावरा बताना है। कुर्सी की होड़ ने सरकार को जनता की आंखों में गिरा दिया, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आंखों में गिरा दिया। अगला है मुहावरा, ये देखिए तीसरा चौथा मुहावरा आ गया है। तो मुहावरे और पर्यायवाची भी आपसे पूछें तो हमारे लिए मुहावरे, पर्यायवाची, पारिभाषिक शब्दावली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। युवकों को होने पर ही विवाह करना चाहिए, तो युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। दाग लगना, तो इसका जो हो जाएगा कलंक लगना हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दाग लगना का। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। अमूल और अमूल्य, तो अमूल का तो हो जाएगा, मूल का होता है जड़, तो अमूल का होगा जड़ रहित, तो जड़ रहित किसमें दे रखा है, इसमें दे रखा। और अमूल्य का हो जाएगा कीमती, यानी जिसका कोई मोल नहीं है वो है अमूल्य, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जड़ रहित और कीमती। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों की अर्थ बताइए। असाध्य और असाधु, तो असाध्य का होगा कठिन, जिसे साधा ना जा सके वो असाध्य, तो ये हो गया कठिन। और लेकिन असाधु के लिए होगा दुष्ट। अब यहाँ याद रखिए कि देखिए इसमें भी दुष्ट है और इसमें भी दुष्ट है, लेकिन आपको सिर्फ माइनर मिस्टेक क्या, ये शुद्ध दुष्ट नहीं है क्योंकि इसमें बड़ा ओ है, और ये शुद्ध लिख रखा है क्योंकि इसमें छोटा ओ है दो में, तो ये आपको याद ध्यान रखना है। यहाँ पर आपसे माइनर मिस्टेक दे रखी है देखिए। तो एमपी भी क्या हमेशा गूगली फेंकता है, अब इसने गूगली फेंकी, अब कुछ शब्द नहीं मिला तो उसी का शुद्ध अशुद्ध में ही दे दिया यहाँ पे। अगला है हमारा, अवली और आविल का अर्थ है। तो अवली और आविल का अर्थ पंक्ति और गंदा हो जाएगा, पंक्ति और मित्र नहीं होगा, पंक्ति और गंदा होगा। अगला प्रश्न है हमारा, पंच पात्र में कौन सा समास है? तो पंच पात्र में ये देखिए, पात्र अलग कर भी लेंगे हम, 5 पात्र हो जाएगा इसका, तो 5 पात्रों का समूह, तो इसका पंच अलग होगा, तो ये द्विगु समास है इसमें। अगला है, रस का नाम बताना है। प्रियापति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल्दी निमग्ना का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ वह हृदय हमारा नेत्र कहाँ है,
तो इसमें देखिए करुण रस की प्रधानता हो रही। करुण पूछ रहा है कि वह बार बार अपने प्रिय पति प्राण के बारे में पूछ रही है, वो कहाँ है, दुख जल गया है, निमग्न का सारा कहाँ है, तो करुण रस होगा इसमें। अगला सही विकल्प बताइए। छंद शब्द का मुख्य अर्थ बंधन है, आदि नियमों के आधार पर इस काव्य रचना कहा जाता है। तो ये जो है गति, तुक और मात्रा और विराम, ये ऑप्शन बी से हो जाएगा। अब इसमें देखिए सब में गति, तुक, मात्रा, विराम दे रखा है, इसमें गति, कुत, मात्रा, विश्राम और गति, तुक, मात्रा, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सही विकल्प चुनिए। से व्यंग्यार्थ का बोध होता है, तो जो व्यंजना शब्द शक्ति होती है इससे व्यंग्यार्थ का बोध होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इस पद्य को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। हवा अपना परिचय किस प्रकार दे रही है, तो हवा जो है वो अपना परिचय बसंती हवा के रूप में दे रही है। हवा हूँ मैं हवा बसंती हवा, तो ऑप्शन ए सही हो जाए, बसंती हवा के रूप में दे रही है। अगला है वही पद्य अध्यांश दे रखा है हमें, हवा हूँ हवा में बसंती हवा वाला। इसमें फिर प्रश्न ढूंढना, इस कहानी का शीर्षक क्या होगा, सॉरी इस काव्यांश का, तो इसका शीर्षक जो है वो बसंती हवा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है हमारा वापिस वही पद्य दे रखा है और पूछा है हवा की क्या क्या विशेषता बताइए। तो हवा की इसने विशेषता बताइए, देखो एक तो ये मैं बसंती हवा हूँ, उसके बाद बताइए मैं बड़ी बावली हूँ, मस्त मौला हूँ, और ना ही कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती। एक तो घूमने फिरने वाली, एक निडर, एक बेफिक्र, एक मस्त मौला, एक बावली। तो इसमें यहाँ देखिए हवा, बावली, मस्त मौला, बेफिक्र, इधर उधर घूमने वाली, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। अगला है इस पद्य को ध्यान से पढ़ना है, वापस बसंती हवा वाला ही पद्य है। बसंती हवा को मस्त मौला क्यों कहा गया है, क्योंकि वो निर्डरता, बिना फिक्र के निर्डरता पूर्वक इधर उधर घूमती रहती है, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा। इसमें देखिए सब आप पढ़ के और ऐसा लगेगा सब सही दे रखी है इसने, लेकिन माइनर माइनर मिस्टेक दे रखी है इन्होंने, तो आपको वो ध्यान रखना है। अगला है इस पद्य को वापस से वही पद्य आ गया है हमारा अगला क्वेश्चन। बसंती हवा को एक अजीब मुसाफिर की संज्ञा क्यों दी गई है, तो बसंती हवा को जो अजीब मुसाफिर की संज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि वह सभी जगह पर निडर और स्वतंत्र रूप से मन मुताबिक घूमती है। अगला हमें गद्यांश दे रखा है, जल जीवन से बहुत महत्वपूर्ण संबंध है जल का। हमारे शरीर में 3 भाग पानी का है और उसी प्रकार धरती पर भी 3 भाग जल का है। जल के कारण हरियाली है, हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, परंतु आजकल लोग इंडस्ट्रीज तथा रिहायशी भवनों के नाम पर एवं गलत निर्णयों के कारण हरियाली का विनाश कर रहे हैं तथा जल का धरती से गलत दोहन किया जा रहा है। कहते हैं जल ही जीवन है और बिन पानी सब शून्य, यानी जल के बिना हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जल के बिना सारा पृथ्वी का पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा तथा पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी। इस कारणवश पृथ्वी मानव विहीन हो जाएगी। अगला है कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक, तो इसका उचित शीर्षक हो जाएगा वो जल का महत्व हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वही गद्यांश है हमें और पूछा है धरती पर कितना भाग पानी है, तो धरती पर जो है वो 3 भाग पानी है, तो ऑप्शन जो है हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अगला है इस गद्यांश को वही गद्यांश है, हरियाली किसके कारण है, तो अभी हमने पढ़ा हरियाली जो है वो जल के कारण है, तो हमारा जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जल के कारण। अगला है इस गद्यांश को वही गद्यांश आया है, हरियाली के विनाश का क्या कारण है, तो हरियाली के विनाश का कारण जो है ये इंडस्ट्रियल रिहायशी भवनों के नाम पर जल का धरती से गलत दोहन एवं गलत निर्णय के कारण हरियाली का विनाश हो रहा है। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, जल का जीवन से वही गद्यांश दे रखा, पूछा ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो ऑक्सीजन जो है वो हमें हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, तो हमारा ये ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए हमें एक लास्ट में 2 पैसेज तो एक ही आते हैं, 2 आते हैं, लेकिन उनको बार बार दे रखा है। 5 प्रश्न पैसेज के पद्य वाले के और 5 ही गद्य के, 10 तो ये हो गए, बाकी बचे 60 में से आपने अभी देखा कि जो बाकी के बचे हुए 60 है उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन तो आपसे पारिभाषिक शब्दावली के पूछ रखे उसने, और इतने ही क्वेश्चन उसने जो है आपसे अलंकार से पूछ रखे हैं, इतने ही रस से पूछ रखे हैं। यानी कि जो हमारे MPSC का पेपर, इसमें आप देखिए कि आपको जो है संधि और संज्ञा से बहुत कम प्रश्न पूछे जा गए हैं, तो हमें इतना इसमें लोड लेनी बात नहीं है। और अगर हम देखें
तो पेपर बहुत ही सरल आता है, सिर्फ हमें एक सटीक रणनीति के तहत हिंदी को पढ़ने की आवश्यकता है। तो हम इसी प्रकार आगे और प्रीवियस ईयर पेपर की चर्चा करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि पेपर में किस तरह का आएगा। और इस साल हमारी किसी भी हालत में MPSI की और MP पटवारी की वैकेंसी आना निश्चित है। तो जहाँ हमारा आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। 70 प्रश्न पूरे हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको चैनल पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।